प्रिय विद्यार्थियों, सेशन 2020-21 शुरू हो चुका है और इस सेशन में कोरोना महामारी के चलते सरकार ने ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन का निर्णय लिया है। इसी कड़ी में सिलेबस के अकॉर्डिंग हम जूलॉजी पेपर 3 विषय पर चर्चा करेंगे। जूलॉजी पेपर 3 इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स से संबंधित है और इसमें जो इकोलॉजी है उसकी 4 यूनिट हैं और 1 यूनिट बायोस्टैटिक्स से जुड़ी है। तो सबसे पहले हम इकोलॉजी के बारे में चर्चा शुरू करेंगे। इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी एक ग्रीक भाषा का शब्द है जो 2 शब्दों ओइकोस और लोगोस से मिलकर बना है। ओइकोस का अर्थ है घर, हाउस या रहने का स्थान, प्लेस टू लिव, यानी वह स्थान जहाँ पर जंतु रहता है। और लोगोस का अर्थ है स्टडी, अर्थात पारिस्थितिकी, यानी इकोलॉजी का सरल शब्दों में अर्थ है जीवधारियों और उनके आवास के बीच होने वाले संबंधों का अध्ययन। या और भी सरल भाषा में करें तो जीव जिस स्थान पर रहता है उसके आसपास का जो वातावरण है उस जीव को किस तरह से प्रभावित करता है और जीव उस वातावरण से किस तरह से प्रभावित होता है, इनके जो संबंधों का जो अध्ययन है वो ही इकोलॉजी है। इस प्रकार से हम जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का उसके चारों ओर के वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, इकोलॉजी कह सकते हैं। यानी इकोलॉजी को अगर परिभाषित करें तो इकोलॉजी क्या है? जीव और उसके चारों ओर का वातावरण जो भौतिक भी हो सकता है और जैविक भी हो सकता है। यानी जीव के चारों ओर जीव भी हो सकते हैं और एबायोटिक फैक्टर, अजैविक कारक जो हैं या वातावरणीय जो कारक हैं वो भी होते हैं। तो वो जो वातावरणीय कारक और जैविक जो कारक हैं वो आपस में कैसे प्रभावित करते हैं, जीव को किस तरह से वो प्रभावित करते हैं, इनकी जो स्टडी है वो इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1868 में रिटर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। रिटर ने 1868 में इकोलॉजी जो शब्द है उसका प्रयोग किया था सबसे पहले। लेकिन अर्नेस्ट हैकल जो है उन्होंने इसे पूर्ण रूप से परिभाषित किया, इसका विस्तृत अध्ययन किया और इस कारण से जो इकोलॉजी को डिफाइन करने का जो श्रेय है वो अर्नेस्ट हैकल को जाता है। अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी को डिफाइन करते हुए, परिभाषित करते हुए बताया कि इकोलॉजी जैविक और अजैविक वातावरण के साथ प्राणियों के अंतर संबंधों का संपूर्ण अध्ययन है। इसी तरह से कुछ अन्य वैज्ञानिक भी जो पर्यावरण, प्रकृति और जीव जो है उनके संबंधों का अध्ययन कर रहे थे। उनमें एक और नाम है टेलर। और टेलर ने बताया कि इकोलॉजी जो है ऐसे विज्ञान के रूप में या ऐसा विज्ञान है जो सभी जीवों के संबंधों का और वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन करता है। यानी जीव के साथ संबंधों का, एक ही जीव, उसी प्रजाति के अन्य जीव या दूसरी प्रजाति के जो जीव हैं उनमें आपस में क्या संबंध है, और वो जो जीव हैं वो वातावरणीय कारकों से किस तरह से प्रभावित होते हैं, वातावरणीय कारक जीव को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन इकोलॉजी है। इसके अलावा एक और इमिनेंट इकोलॉजिस्ट ओडम, इन्होंने बताया इकोलॉजी इकोसिस्टम की संरचना और कार्यों का अध्ययन है। यानी इकोलॉजी इज स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। तो ये भी फेमस इकोलॉजिस्ट थे। और इकोसिस्टम की बात अपन आगे करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो इकोसिस्टम जो है बायोटिक और बायोटिक फैक्टर से मिलकर बना है। तो वो जो बायोटिक एक्टिव फैक्टर, उनकी संरचना और उनका जो फंक्शन है, उनके जो अंतर संबंध है, ये सब इकोलॉजी में सम्मिलित किए गए हैं। एक और नाम सीजे क्रेब
इन्होंने बताया कि विभिन्न अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन इकोलॉजी है। यानी सीजी क्रेब्के ने बताया कि इकोलॉजी क्या है? विभिन्न अंतःक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। विभिन्न अंतःक्रिया कौन सी? जीवों के मध्य विभिन्न जो अंतःक्रिया हैं, इंटरेक्शंस हैं, वो इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं और इंटर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। उनका साइंटिफिक स्टडी जो है वो इकोलॉजी है, और इसके द्वारा सजीवों का वितरण है और उसका जो आधिक्य है वो निर्धारित होता है। इसका मतलब है कि जो पर्यावरणीय कारक हैं, जिसमें जैविक कारक और अजैविक कारक दोनों ही एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और इस प्रभाव से जीवों का जो वितरण है वो प्रभावित होता है। कहने का मतलब है कि किसी क्षेत्र विशेष में जीवों की संख्या अधिक भी हो सकती है अगर पर्यावरणीय कारक अनुकूलित हों, और संख्या कम भी हो सकती है अगर पर्यावरणीय कारक जीवों के लिए अनुकूलित नहीं हो। तो ये जो मुख्य मैंने 3-4 परिभाषाएं बताई अभी। इसके अलावा आप जो है बुक्स में देखोगे तो आपको बहुत सी अन्य परिभाषाएं भी आपको पढ़ने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, और सभी का जो सार है, सार के रूप में अगर बात करें, सारांश या निष्कर्ष के रूप में अगर बात करें, तो एक यही निष्कर्ष निकलता है कि इकोलॉजी जो है किसी भी जीव या जीवों के समूह के आसपास का जो वातावरण है, वो आसपास का जो वातावरण है वो जैविक हो सकता है और अजैविक भी। तो जैविक अजैविक वातावरण जो है जीव को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उनका जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो इकोलॉजी कहलाता है। तो उपरोक्त सभी परिभाषाएं, ये जो परिभाषाएं अभी अपने इनके बारे में चर्चा की है, से ये निष्कर्ष निकलता है कि इकोलॉजी है प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के आपसी संबंधों के साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न जैविक तथा अजैविक घटकों का अध्ययन है। अब हम थोड़ी सी चर्चा इस इकोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में कर लेते हैं। तो पारिस्थितिकी का इतिहास, पारिस्थितिकी के इतिहास के बारे में बात करें तो जब से जीवों का विकास या मनुष्य का विकास है, तभी से ही पारिस्थितिकी का इतिहास जुड़ा हुआ है। लेकिन चूंकि इतिहास का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर जो जीव है या जो स्टडी है उसका साक्ष्य के साथ प्रमाण उपस्थित हो, उसका जो है साक्ष्य उपस्थित हो। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर हिस्ट्री की बात करें, इकोलॉजी की हिस्ट्री की बात करें कि तो भारतीय प्राचीन ग्रंथों में, जिनमें वेद, पुराण, उपनिषद, इसके अलावा कुछ नाटक हैं जिनमें मेघदूत, कादम्बरी, अभिज्ञान, शाकुंतलम, इन सब के अध्ययन से साफ होता है, स्पष्ट होता है कि इनमें प्रकृति, पर्यावरण और जीवों के संबंधों के बारे में जानकारी दी गई है। इन साहित्यिक ग्रंथों में जो पर्यावरणीय कारक हैं, वायु है, जल है, पृथ्वी है और तापमान है, प्रकाश है, इनका महत्व जो है बताया गया है, और जीवों को ये जो है कारक किस तरह से प्रभावित करते हैं। जैसे वर्षा ऋतु में जो है जीव का जो व्यवहार है, जीवों का जो व्यवहार है किस तरह से बदलता है, चेंज होता है, उनकी बारे में साधारण जानकारी दी गई है। हालांकि ये वैज्ञानिक अध्ययन नहीं था, लेकिन इनका जो पर्यावरणीय कारक है इनके महत्व के बारे में वर्णन किया गया है। अब हम अगर विदेशी साहित्य की अगर बात करें तो ग्रीक साहित्य जो है, ग्रीक साहित्य में हिप्पोक्रेटस का नाम है प्रमुखता से लिया जाता है। हिप्पोक्रेटस ने एयर, वाटर और जो हैबिटाट है उसका चिकित्सीय महत्व बताया, और ये बताया कि जो है ये पर्यावरणीय कारक हैं, ये जो है जीवों को स्वस्थ रखने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा एक अन्य नाम अरस्तु, जिन्हें जंतु विज्ञान का पितामह कहा जाता है, इन्होंने भी प्राकृतिक आवास, जो नेचुरल हैबिटेट के आधार पर जो है जीवों को वर्गीकृत किया।
तो नेचुरल हैबिटाट जो है कि जीव जो है किस तरह के हैबिटाट में रहता है, वो टेरेस्ट्रियल है, एक्वाटिक है, एरियल है, और ये आसपास का जो वातावरण है जिसमें वो रहता है वो उसको किस तरह से प्रभावित करता है, उसका व्यवहार में कोई परिवर्तन आता है नहीं आता, इसके बारे में कोई सिंपल जानकारी दी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन इन्होंने एक जो पर्यावरणीय कारक हैं उनके बारे में सिंपल जानकारी दी है। इसके बाद में थियोफ्रिस्टस का नाम आता है और इन्होंने जो है प्लांट्स पर जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं उनका क्या प्रभाव पड़ता है इस विषय में जानकारी दी। इसके बाद में जब हम बात करें 18वीं शताब्दी में तो बहुत से लोग हैं इनका नाम आता है, लेकिन ब्यूफोन जो है इनका नाम प्रमुखता से आता है और इन्होंने बताया कि सजीवों और पर्यावरण के बीच संबंधों का विस्तार से जो अध्ययन है इन्होंने किया और ये बताया कि सजीव जो है पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित होते हैं। एक नाम और है सेंट हिलेरे, इन्होंने भी 19वीं शताब्दी में सजीव और पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन किया था। मोबियस का नाम भी प्रमुखता से आता है। मोबियस ने बायोसिनेसिस जो है कंसेप्ट का प्रतिपादन किया और ये जो है पर्यावरणीय कारकों को जीवों के जो व्यवहार है उसे इन्होंने जोड़ा। 20वीं शताब्दी में एडम्स, सेल्फर्ड, क्लेमेंट जैसे अनेक नाम सामने आए और इन्होंने भी पारिस्थितिकी के अध्ययन करते हुए पारिस्थितिकी को ऊंचाइयों के सोपान तक पहुंचाया, यानी इसका अध्ययन जो है विस्तार से किया और इसको एक स्ट्रॉन्ग साइंस के रूप में स्थापित किया। इन्होंने बताया कि जो पर्यावरणीय कारक हैं ये जीवों को तो प्रभावित करते ही करते हैं, साथ में जीवों की दिनचर्या या उनके द्वारा किए जाने वाले क्रियाकलाप जो हैं और जो मनुष्य विशेष तौर से उसकी जो कृषि, बागवानी या जो फसल को नुकसान पहुंचाने वाले जो इंसेक्ट हैं, पेस्ट हैं, तो वो पर्यावरणीय कारकों से किस तरह से उनको वो प्रभावित होते हैं, वो किस तरह से उनको नियंत्रण किया जाए, इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। तो 20वीं शताब्दी के जो साइंटिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, उनमें कई नाम हैं। आगे हम बात करेंगे मेजर एरियाज ऑफ इकोलॉजी और मेजर ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी, यानी जो पारिस्थितिकी है उसके क्षेत्र या उनकी शाखाएं। तो पारिस्थितिकी जो है इकोलॉजी है सजीव समूह में पाई जाने वाली बंधुताएं, एफिनिटीज, हैबिटाट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर कई उनको शाखाओं में बांट सकते हैं। तो कहने का मतलब है शाखाएं तो बहुत हैं, लेकिन इनका जो अलग अलग समूह में बांटते हैं तो उनके जो आधार हैं उनमें प्रमुख हैं। जैसे वर्गीय बंधुता के आधार पर जो है प्लांट इकोलॉजी और एनिमल इकोलॉजी दो ब्रांच हो सकती हैं। इसी तरह से हैबिटाट के आधार पर अगर को विभाजित करें, को शाखाओं में बांटें इकोलॉजी को, तो इसमें एक एक्वाटिक इकोलॉजी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी, एवेन इकोलॉजी, इस तरह से कई शाखाएं बनती हैं। संगठन के स्तर पर अगर बात करें तो ओट इकोलॉजी और सीन इकोलॉजी प्रमुख हैं। तो ये इकोलॉजी की जो प्रमुख शाखाएं हैं इनके बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। जैसे हम बात करें लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर इकोलॉजी की शाखाएं, और यहाँ पर अभी हमने चर्चा की थी कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर, संगठन के स्तर के आधार पर इकोलॉजी की दो प्रमुख शाखाएं हैं। एक है सब पारिस्थितिकी यानी ओट इकोलॉजी और दूसरी है सीन इकोलॉजी या सम पारिस्थितिकी। तो सबसे पहले हम बात करें सब पारिस्थितिकी। सब पारिस्थितिकी क्या है? एक ही जीव प्रजाति या जब किसी जीव विशेष या एक ही स्पीशीज के सभी जीवों के सामूहिक जीवन पर पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो उसे सब पारिस्थितिकी कहते हैं। यानी
एक ही जीव या एक ही प्रजाति के जीवों का पर्यावरण के साथ संबंधों का जो अध्ययन है वो क्या है, ओर्टिकोलॉजी। दूसरा है सिनिकोलॉजी। जब जीव के विभिन्न समूह का उनके चारों ओर के पर्यावरण या वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो उसे हम सिनिकोलॉजी कहते हैं। तो ओर्टिकोलॉजी में एक ही जीव या एक ही प्रजातियों के समूह का या जीवों का वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन होता है, और सिनिकोलॉजी में एक से ज़्यादा जंतुओं का या एक से ज़्यादा प्रजातियों का उनके चारों के वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अन्य तीसरी जो शाखा है जो है, इसमें हैबिटाट के आधार पर जो है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, एक्वाटिक इकोलॉजी। एक्वाटिक इकोलॉजी के अंतर्गत जलीय जीवन के विभिन्न समुदायों का अंतर संबंध और अंतर संबंध मान लीजिए इंटर या इंटर स्पेसिफिक रिलेशन और उनका पर्यावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो जीव जल में रहते हैं, तो एक ही प्रजाति के जीव जल में रहते हैं, उनका पर्यावरणीय कारकों के साथ किस तरह का संबंध है, पर्यावरणीय कारक जो है जीव किस तरह से प्रभावित करते हैं, और विभिन्न प्रजातियों के जीव जो जल में रहते हैं, एक्वेटिक हैं, उनके ऊपर पर्यावरणीय कारकों का प्रभाव क्या पड़ता है और क्या उनमें आपस में अंतर संबंध है या अंतरा संबंध है। अब हम बात करें स्थलीय पारिस्थितिकी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। इस शाखा के अंतर्गत स्थलीय जीव के अंतर संबंधों का उसके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अन्य एक ब्रांच है प्राणी पारिस्थितिकी, एनिमल इकोलॉजी, जिसके बारे में हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं या करेंगे पूरे साल जो है इस सेशन में। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राणियों के आपसी अंतर संबंधों का वातावरण के साथ अध्ययन किया जाएगा। यानी जो जीव हैं वो वातावरण से किस तरह से अंतर संबंधित हैं, वो किस तरह से जुड़े हुए हैं, या वातावरणीय कारक हैं वो जीवों को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इनका अध्ययन हम करेंगे। इसी तरह से प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी जो है आप बॉटनी में पढ़ेंगे, और इसमें जो है प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर वातावरणीय कारक है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, उनकी स्टडी की जाती है। हैबिटाट इकोलॉजी। हैबिटाट इकोलॉजी जीव जिस स्थान पर जहाँ रहता है उसके आसपास का जो वातावरण है वो वास्तव में वो इकोलॉजी वही है, उसकी जो स्टडी है वो हैबिटाट इकोलॉजी है। अर्थात जीवधारियों के विभिन्न प्राकृतिक आवासों और उनके वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है। कंजर्वेशन इकोलॉजी। इसके अंतर्गत विभिन्न प्राकृतिक संसाधनों के उचित प्रबंधन, प्रयोग तथा पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उनके संरक्षण के महत्व का अध्ययन किया जाता है। अन्य ब्रांच और है विकिरण पारिस्थितिकी यानी रेडिएशन इकोलॉजी। और इकोलॉजी की शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के रेडिएशन तथा रेडियो एक्टिव पदार्थ का पर्यावरण एवं जीवधारियों पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। अन्य शाखा एक और है मानव पारिस्थितिकी यानी ह्यूमन इकोलॉजी। ह्यूमन इकोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य और मनुष्य को प्रभावित करने वाले वातावरणीय कारकों का अध्ययन किया जाता है। अप्लाइड इकोलॉजी। अप्लाइड इकोलॉजी में वन्यजीव प्रबंधन, वन संरक्षण, जैविक नियंत्रण, प्रदूषण और प्रदूषण नियंत्रण है, इन सब का अध्ययन किया जाता है। पक्षी पारिस्थितिकी यानी एवियन इकोलॉजी। इकोलॉजी की इस ब्रांच में जो एवियंस हैं, जो एयर में रहते हैं, जिनमें विशेष तौर से बर्ड्स हैं और इसके अलावा जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं, तो जो जीव हैं चाहे ऑर्थ्रोपोड्स हों या बर्ड्स हैं, इनके सराउंडिंग इन्वायरमेंट का अध्ययन किया जाता है।
इसके अलावा अगली शाखा है पॉपुलेशन इकोलॉजी यानी समष्टि पारिस्थितिकी। इकोलॉजी की इस शाखा में किसी भी समुदाय की वृद्धि, प्रतिस्पर्धा एवं वितरण का अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी की कुछ शाखाओं का मैंने अभी जिक्र किया, इसके अलावा बहुत सी अन्य शाखाएं भी आप है किताबों में पढ़ेंगे, जैसे कम्युनिटी इकोलॉजी है, इकोसिस्टम इकोलॉजी है, इंसेक्ट इकोलॉजी है, लिम्नोलॉजी है, पीडोलॉजी है, ओशियोनोग्राफी है, रेडिएशन बायोलॉजी है, स्पेस इकोलॉजी है। ये बहुत सी शाखाएं जो हैं इकोलॉजी से जुड़ी हुई हैं। अब हम बात करेंगे कि इकोलॉजी का महत्व है या स्कोप ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का जो महत्व है, हम कृषि, बागवानी, मत्स्य क्षेत्र, पेस्ट नियंत्रण, प्रदूषण, परजीवी नियंत्रण, जीव संरक्षण, अंतरिक्ष का क्षेत्र, भूगर्भ विज्ञान एवं जन स्वास्थ्य विभाग में हम सकारात्मक रूप से देखते हैं। और इकोलॉजी का जो है सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो कृषि के क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके द्वारा यानी इकोलॉजी या जो पर्यावरणीय कारक हैं उनकी ज्ञान के द्वारा, उनके नॉलेज के द्वारा जो है हम जो है ऊर्जा और भोजन के नए स्रोत जो है खोज पाए हैं। पारिस्थितिकी के द्वारा जो अन्य फायदे हैं उनमें जैसे फसल चक्रण, ये खरपतवार का नियंत्रण है, फॉरेस्ट्री है, जैविक संरक्षण है। इसके अलावा जो मरुस्थलीकरण जो है उसको रोकने जैसी अनेक समस्याओं का हल किया जाता है या किया गया है। तो आज हम इतना ही चर्चा करेंगे, अगले टॉपिक पर जो है फिर आगे